डियर स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं कुछ और सवाल, कुछ और क्वेश्चंस जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशंस में आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। इससे पहले जो हमने 20 क्वेश्चन कराए थे 21 से 40, उसमें हमने अनिषेक जनन बताया था, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा कि अनिषेक जनन को दोबारा लाए हैं क्योंकि उसमें हमने अनिषेक जनन में फल का विकास अनिषेक जनन में बताया, लेकिन वास्तव में देखिए अनिषेक जनन क्या है। यहाँ दो चीजें आती हैं, एक होता पार्थेनोकार्पी जिसको कहते हैं हम अनिषेक फलन, एक होता अनिषेक फलन। इसमें क्या होता है, सीडलेस फ्रूट बनते हैं, यानी कि बिना बीज के फल तैयार करने को हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। इसको बहुत समझ लेना। पार्थेनोकार्पी क्या है, बीज रहित फल बनाने को, जिसमें फल का विकास होगा लेकिन बिना बीज के, तो ये प्रोसेस कहलाएगी पार्थेनोकार्पी। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस क्या है, जिसे हम अनिषेक जनन कह रहे हैं, पार्थेनोजेनेसिस। इसको थोड़ा सा ब्रीफ स्टडी करा रहे हैं आपकी, बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या होता है पार्थेनोजेनेसिस से, एग से बिना फर्टिलाइजेशन के, अर्थात विदाउट फर्टिलाइजेशन एग से एम्ब्रायो डेवलप हो जाता है, यानी कि अंड से भ्रूण का जो विकास होगा वो भी बिना निषेचन के, या अंडे का ही विकास होगा बिना निषेचन के। तो इस विधि को, इस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। कुछ प्लांट्स हैं जैसे इनोथीरा है, दूसरा सोलेनम नाइग्रम जिसे हम काली मकोए कहते हैं, और तीसरा प्लांट है धतूरा है। तो इनमें एग जो है हैप्लॉइड होता है, समझ लीजिए इनमें हैप्लॉइड एग से बिना निषेचन के ही हैप्लॉइड एम्ब्रायो बन जाता है, यानी कि निषेचन इसमें भी नहीं हुआ, एग का डेवलपमेंट एम्ब्रायो में हो गया। वो भी कैसा, एग भी हैप्लॉइड और एम्ब्रायो भी हैप्लॉइड, और ऐसा जो एम्ब्रायो होगा वो स्टेराइल होता है, यानी कि ये इसमें जनन क्षमता नहीं होती। इसके अतिरिक्त कुछ प्लांट्स हैं जैसे रेननकुलस और पार्थेनियम है। रेननकुलस जिसे जलधनिया कहते हैं, रेननकुलस है, पार्थेनियम है। इन दोनों में जो एम्ब्रायो का जो विकास होता है, इनमें एग डिप्लॉयड होता है और डिप्लॉयड एग से डिप्लॉयड एम्ब्रायो बनता है। तो लेकिन निषेचन यहां भी नहीं होगा, तो निषेचन इधर भी नहीं होगा, एग में बिना निषेचन के ही एम्ब्रायो बन जाएगा, यानी कि अंडे का विकास हो जाएगा बिना निषेचन के ही। इस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि एग का विकास बिना निषेचन के, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के। तो 41 का आंसर हुआ ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बीज पत्री पौधों में या मोनोकोट्स में जो मेल युग्मकोद्भेद, यानी कि नर युग्मकोद्भेद जिसे मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, वह किससे विकसित होता है या कौन है इनमें। देखिए टेट्रट जो होता है वो भ्रूण का, एम्ब्रायो का आरंभिक अवस्था होती है जब भ्रूण टेट्रड होता है, और जो बीजांड काय है, ठीक है, बीजांड काय से पेरिस्पर्म या परिभ्रूण पोष का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, मेगा स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है,
फीमेल गैमेटोफाइट जिसे हम एम्ब्रायोसैक भी कहते हैं, एम्ब्रायोसैक यानी कि भ्रूण कोश का निर्माण होगा जिसमें अंडकोशा यानी एग एपरेटस, एंटीपोडल्स और सेकेंडरी न्यूक्लियस होंगे, उसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। उसका विकास मेगास्पोर से होगा। तो एक बीजपत्रियों में मेल गैमेटोफाइट का भी जिक्र नहीं आया। तो लघु बीजाणु जिसे हम पोलन ग्रेन भी कह देते हैं, इसी से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा मेल गैमेटोफाइट कौन होगा, वो माइक्रोस्पोर होगा। माइक्रोस्पोर से ही मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। अब अगला है एंजियोस्पर्म्स में मादा युग्मकोद्भिद यानी फीमेल गैमेटोफाइट होता है। देखिए फीमेल गैमेटोफाइट कौन सा होगा, एग एपरेटस। एग एपरेटस फीमेल गैमेटोफाइट नहीं कहलाता। सहायक कोशिकाएं भी फीमेल गैमेटोफाइट नहीं कहला पाती। भ्रूण भी फीमेल गैमेटोफाइट नहीं है। भ्रूण फीमेल गैमेटोफाइट से आगे की अवस्था है निषेचन के बाद जो बनेगी। तो इसमें भ्रूण कोश को ही हम एम्ब्रायोसैक को ही क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये हमने अभी इससे पूर्व में भी आपको बताया कि गुरु बीजाणु से फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायोसैक बनेगा। तो एम्ब्रायोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट एक ही बात होती है। तो इसलिए इसका आंसर हुआ 43 का डी। अब देखिए 44 का आंसर है, 44 क्वेश्चन है, सजीव प्रजता यानी विविपेरी कंडीशन पाई जाती है। कौन से प्लांट्स में पाई जाती है, जीरोफिटिक प्लांट्स में, मीसोफाइट्स में, हाइग्रोफाइट्स में या हेलोफाइट्स में, लवणोद्भिद पौधों में। तो आपको इससे पहले भी जब हमने विविपेरी के बारे में जर्मिनेशन पढ़ाया था तो जर्मिनेशन से संबंधित एक सवाल आया था, तो उसमें भी बताया था। तो विविपेरी क्या है, पहले तो आप एक बार और समझ लें। विविपेरी है कि अगर ये फल आ रहा है फ्रूट, तो इसी फ्रूट में जर्मिनेशन हो जाएगा। यहीं से रूट निकल आएंगी, प्ल्यूम्यूल निकल आएगा, फ्रूट के अंदर जो सीड होंगे वहीं जर्मिनेट हो जाएंगे। यानी कि पौधे पर लगे हुए फल में ही जर्मिनेशन को क्या कहते हैं, हम विविपेरी कहते हैं। और विविपेरी किसका लक्षण है, विविपेरी लक्षण है मैंग्रोव वनस्पतियों का। मैंग्रोव वनस्पतियां कौन सी वनस्पतियां होती हैं, मैंग्रोव प्लांट्स कौन से होते हैं, आप लोगों को जानकारी होगी इसकी, ध्यान आ गया होगा अगर आपने पीछे का पढ़ा है। तो मैंग्रोव वनस्पतियां कौन सी होती हैं, जो मार्शी एरिया में पाई जाती हैं, जो मार्शी रीजन में पाई जाती हैं। और मार्शी रीजन मतलब दलदली क्षेत्र में पाई जाती हैं। और दलदली क्षेत्र में भी कौन सा, जो लवणोद्भिद होगा यानी हेलोफाइट्स होगा, नमकीन जगह होगी जिसमें नमक होगा, तो हेलोफाइट्स। तो मार्शी एरिया में मैंग्रोव प्लांट्स पाए जाते हैं, इनको हम हेलोफाइट्स या लवणोद्भिद भी कहते हैं। तो इसलिए हेलोफाइट्स में ही क्या पाई जाती है, विविपेरी पाई जाती है। और हेलोफाइट्स के उदाहरण कौन कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है राइजोफोरा। राइजोफोरा के बारे में कई बार पूछा गया है। और राइजोफोरा ही एक प्लांट है जिसमें विविपेरी पाई जाती है। और भी पौधे हैं और इसमें विविपेरी पाई जाती है। और इन्हीं में ही श्वसन मूल पाए जाते हैं। श्वसन मूल, श्वसन करने वाली रेस्पिरेटरी रूट्स पाई जाती हैं। इनको इंग्लिश में क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी रूट्स। ध्यान रखेंगे आप। तो रेस्पिरेटरी रूट्स किस में पाई जाएंगी, राइजोफोरा में या हेलोफाइट्स में या मैंग्रोव प्लांट्स में, ये सब एक ही बात है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे संबंधित सवाल ज्यादातर पूछा जाता है। कहीं से भी सवाल आ जाए, अगर आपका फंडा क्लियर है तो कुछ भी पूछ ले तो आपको आंसर डेफिनेटली पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, सीड का टैगमेन डेवलप होता है, यानी बीज का जो टैगमेन है वो विकसित होता है परिभ्रूणपोष से, पेरिस्पर्म से, फ्यूनिकल से या इनर इंटेगुमेंट से या आउटर इंटेगुमेंट से। आप लोगों ने देखिए बीजांड देखा है, बीजांड की एक बार और संरचना बना रहे हैं हम।
आप लोगों के लिए, और बीजांड की संरचना इतनी बार बनाई गई है तो निश्चित रूप से आपने अगर बीजांड की संरचना बनाना सीख लिया है तो देखिए ये इंटेगुमेंट हैं बीजांड में, तो इसको कहते हैं हम आउटर इंटेगुमेंट, बाह्य अध्यावरण इंटेगुमेंट, और ये वाला होता है अंदर वाला अंतः इंटेगुमेंट यानी इनर इंटेगुमेंट। तो बाहरी इंटेगुमेंट, इन दोनों इंटेगुमेंट से सीड कोट बनता है, बीज चोल का निर्माण होता है इनसे। और ये जो बीज चोल है समझिएगा, बीज चोल में भी सीड कोट में आउटर इंटेगुमेंट से बनता है टेस्टा और इनर इंटेगुमेंट से बनता है टैगमेन। तो बीज चोल यानी कि बीज आवरण जो है, अगर हम सीड की संरचना ये देखें, अगर ये बीज है और बीज को देखें तो बीज का बाह्य आवरण कहलाएगा टेस्टा और अंदर का आवरण कहलाएगा टैगमेन। तो ये इनर इंटेगुमेंट से बना और ये आउटर इंटेगुमेंट से बना, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, इनर इंटेगुमेंट। अब देखेंगे हम अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46। एम्ब्रायो सैक को मोनोस्पोरिक कहते हैं क्योंकि यह बनता है। देखिएगा ये सवाल काफी बड़ा है और इसके जो ऑप्शन है काफी बड़े बड़े हैं, तो इसको आराम से बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। एम्ब्रायो सैक को मोनोस्पोरिक कहते हैं, एक बीजाणुज कहते हैं क्योंकि यह बनता है। पहला ऑप्शन है मेगास्पोर मदर सेल से बिना भित्ति के निर्माण से बनता है, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक कहते हैं। दूसरा है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के प्रथम केंद्रकीय विभाजन द्वारा, यानी कि फर्स्ट जो न्यूक्लियर डिवीजन होगा उनसे बनी दो जो डॉटर सेल्स होंगी उनमें से एक से बनेगा, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक कहते हैं। तीसरा है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बनी 3 संतति कोशिकाओं में से एक से, जबकि उसके प्रथम विभाजन द्वारा 2 कोशिकाएं बनती हैं। डी आंसर है मात्र कोशिका से 2 केंद्रकीय विभाजन द्वारा बनी 4 संतति कोशिकाओं में से एक से, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक क्यों कहते हैं। तो देखो ये कह रहा है कि मेगास्पोर मदर सेल, देखो पहला जो ए है, तो ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि मेगास्पोर मदर सेल, समझने की कोशिश करें आप कि मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रायो सैक बन गया, ये बात कह रहे हैं। मेगास्पोर से और इससे बन गया और बिना भित्ति के निर्माण के, कोई भित्ति भी नहीं बनी। पहली बात तो ये कह रहे हैं, तो ऐसा कहीं नहीं होता है मेगास्पोर मदर सेल का जब डेवलपमेंट होता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के प्रथम केंद्रकीय विभाजन द्वारा बनी, जैसे गुरु बीजाणु कोशिका है मेगास्पोर मदर सेल, इसमें जो फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो ये इसमें केंद्रक है, 2 डिवीजन द्वारा 2 डॉटर सेल बनी, तो इनमें से एक से डेवलप होगा एम्ब्रायो सैक। ऐसा भी एम्ब्रायो सैक के डेवलपमेंट जब आपने पढ़ा है तो इसमें भी ऐसा नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। ये कह रहे हैं दूसरे ऑप्शन में कि जो मेगास्पोर मदर सेल है इसका न्यूक्लियर 2 भागों में बटेगा, फिर
ये 2 डॉटर सेल बनाएगा, 2 डॉटर सेल में से एक में से एम्ब्रायो सैक बनेगा। ये दूसरी बात, दूसरा ऑप्शन कह रहा है, तो ऐसा भी नहीं होता है। अब आता है सी कह रहा है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बनी 3 संतति कोशिकाओं में से एक से, जबकि उसके प्रथम विभाजन द्वारा 2 कोशिकाएं बनती हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 3 संतति कोशिकाएं नहीं बनती हैं। जब मियोसिस होती है तो वो 4 ही बनेंगी। ध्यान रखें इस बात को कि इसमें 4 बनती हैं कोशिकाएं। तो सी भी गलत हो गया। तो डी कह रहा है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल है ये, और मेगास्पोर मदर सेल में से 2 केंद्रकीय विभाजन होंगे। एक बार विभाजन ये हो गया तो ये 2 भागों में बटा, यानी कि 2, और फिर एक और डिवीजन हुआ। तो इस प्रकार से कितनी कोशिकाएं बनी? 4 कोशिकाएं बनी, और इन 4 कोशिकाओं में से 3 डीजेनरेट हो जाती हैं, 3 नष्ट हो जाती हैं, एक ही फंक्शनल बचता है, फंक्शनल मेगास्पोर। इसी से मोनोस्पोरिक, इसी से क्या बनेगा? एम्ब्रायोसैक या मोनोस्पोरिक एम्ब्रायोसैक। ये बात आप सब जानते हैं। एम्ब्रायोसैक मोनोस्पोरिक हो गया क्योंकि एक ही स्पोर से बना, 3 तो नष्ट हो गए, एक ही स्पोर से बना, इसीलिए कहते हैं। फिर इसके बाद इधर आएगा एपरेटस बन जाएगा, इधर एंटीपोडल्स, और इधर बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इस प्रकार एक कंप्लीट एम्ब्रायोसैक का निर्माण किससे हुआ? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 2 न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। 2 विभाजन, पहला डिवीजन ये हो गया, दूसरा डिवीजन ये हुआ, तो 4 बन गए, 3 नष्ट हुए। इसी से फिर डेवलप होकर ये फंक्शनल मेगास्पोर से फिर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायोसैक का निर्माण हो जाता है। तो इसका ऑप्शन हुआ डी। दोबारा से आप समझना चाहेंगे तो देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक पुष्पी पादप की पत्ती की कोशिका में अगर 22 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 22 क्रोमोसोम्स होंगे, तो गुणसूत्रों की संख्या युग्मकों में कितनी होगी? युग्मकों में 11 होगी, या गैमेट्स में 22 होगी, या तने की कोशिका में स्टेम सेल में 44 होगी, 44, या एम्ब्रायो में 44 होगी। ये समझना है। देखिए, ज्यादातर प्लांट या एनिमल, उनकी प्रत्येक सेल डिप्लॉयड होती है। कोई भी यहाँ पर लीफ सेल है तो लीफ सेल क्या होगी? डिप्लॉयड होगी। इसी से अगर इसी में मियोसिस होगा, अगर इसमें मियोसिस होगा और इसमें अगर इसके मियोसिस से गैमीट बनते हैं, मान लीजिए लीफ सेल से गैमीट बनेंगे, तो मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। अगर ये 2n है तो अगर इसकी लीफ सेल से ही गैमीट बन रहे हैं, मियोसिस होगा, तो हैप्लॉइड हो जाएगी, आधी हो जाती है मियोसिस। इसीलिए उसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में जो भी गैमीट बनेंगे उनमें गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल की आधी हो जाती है। तो इस तरह हम देखेंगे कि अगर युग्मकों में जो गैमीट बनेंगे तो उनमें तो 11 हो जाएगी, यानी कि अगर 22 हैं तो आधी हो जाएगी। तो आंसर तो ये हो गया। बाकी को भी देख लेते हैं, हो सकता है दूसरा आंसर भी सही हो। तो क्या 22, तो गैमीट में भी 22 हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि गैमीट में 22 इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि गैमीट तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनेंगे। 22 अगर डिप्लॉयड सेल में है तो इसके आधे होने चाहिए, तो पूरे नहीं हो सकते। तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। और फिर है 44 भ्रूण में। देखिए, अगर डिप्लॉयड, अगर कोई सेल डिप्लॉयड है तो भ्रूण भी डिप्लॉयड होता है, एम्ब्रायो भी डिप्लॉयड होता है, तो भ्रूण में भी 22 ही होंगे। नेक्स्ट है तने की कोशिका में। जब लीफ की कोशिका में 22 हैं तो तने की कोशिकाओं में भी 22 ही होने चाहिए। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। तो पहला ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या गैमीट्स में आधी हो जाती है। तो 11 गुणसूत्र होंगे गैमीट्स में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
अंड से नई व्यष्टि यानी न्यू इंडिविजुअल के निर्माण, वृद्धि और विकास के अध्ययन को कहते हैं। देखिए, एम्ब्रायोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स या हिस्टोलॉजी। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स में जीन्स या आनुवंशिकी पर आधारित माता पिता के जो लक्षण संतानों में चले जाते हैं, जिसको आनुवंशिकी कहते हैं, आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में टिश्यूज यानी कि ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। तो भ्रूण विज्ञान में ही निर्माण, वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है न्यू इंडिविजुअल्स के। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अगर जब बीजांड की नाभिका, चेलेजा व माइक्रोपाइल केवल एक अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल अक्ष पर या एक्सिस पर स्थित हो तो उस बीजांड को कहते हैं। आप लोगों ने कई प्रकार के बीजांड पढ़े हैं, दोबारा रिवाइज करा रहे हैं इनको। देखिए, यहां हम सबसे पहले एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में बात करते हैं। एनाट्रोपस जो ओव्यूल है, इसका ये माइक्रोपाइल होगा, यहां ये होगा माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार, इधर होगा चेलेजा और ये है फ्यूनिकिल। तो माइक्रोपाइल, चेलेजा और फ्यूनिकिल ये एक दूसरे के साथ एनाट्रोपस में किस प्रकार का, यहां ये जो फ्यूनिकिल है ये घूमकर माइक्रोपाइल के पास आ जाता है, इसीलिए इसको, इस वाले बीजांड को हम क्या कहते हैं, एनाट्रोपस बीजांड कहते हैं। और जो एनाट्रोपस बीजांड है वह पाया जाता है कैस्टर में, कैस्टर यानी अरंड में ये देखने को मिलता है। देखिए, दूसरा है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस जो बीजांड है, आप लोगों को इससे पहले भी स्टडी कराई गई है। देखिए, एम्फीट्रोपस भी एनाट्रोपस जैसा ही होता है, ये बीजांड भी, इसमें भी ज्यादा अंतर नहीं है, ये बीजांड भी ऐसा ही होता है, लेकिन इसका जो भ्रूण कोष है, एम्ब्रायोसैक है, ये घोड़े के नाल की तरह हो जाता है, इसीलिए इसको एम्फीट्रोपस कह देते हैं। और ये पॉपी यानी अफीम में पाया जाता है, ये अफीम में देखने को मिलता है। तीसरा है कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस बीजांड कैसा होता है, देख लीजिए। देखिए, कैम्पाइलोट्रोपस बीजांड में माइक्रोपाइल है। इस प्रकार के जो बीजांड में माइक्रोपाइल और कैलेजा, माइक्रोपाइल ये है और इसका जो कैलेजा एंड है ये एक सीध में नहीं होते और ये थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसको कैम्पाइलोट्रोपस या वक्र बीजांड कहते हैं। ये लेग्यूमिनेसी फैमिली में पाया जाता है, जैसे मटर में यानी पी में पाया जाएगा, और क्रूसीफेरी फैमिली में सरसों अर्थात मस्टर्ड आदि में ये पाया जाता है। अब देखिएगा, लास्ट बचता है ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस को एट्रोपस भी कहते हैं, एट्रोपस ओव्यूल। एट्रोपस का मतलब होता है सीधा या रिजु एक रेखा में, जहां पर देखिए ये बीजांड की संरचना है, माइक्रोपाइल, चेलेजा, माइक्रोपाइल, चेलेजा और फ्यूनिकिल, ये तीनों एक ही सीध में हैं, तो इसको हम ऑर्थोट्रोपस या एट्रोपस बीजांड कहते हैं और ये पॉलीगोनम में पाया जाता है। ये डिस्क्रिप्शन इसलिए दिया जा रहा है कि एक ही क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। तो पॉलीगोनम में कैसा पाया जाएगा, रिजु या ऑर्थोट्रोपस बीजांड पाया जाएगा, जिसमें माइक्रोपाइल,
चैलेजा और फ्यूनिकल एक ही सीध में होंगे। तो इसका जो आंसर होगा, जब बीजांड की हाइलम, चैलेजा, माइक्रोपाइल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर स्थित हों तो उस बीजांड को ऑर्थोट्रोपस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह टिश्यू जो बीजांड को, ओव्यूल को ओवरी से यानी अंडाशय से जोड़ता है उसे हाइलम कहते हैं, प्लासेंटा कहते हैं, चैलेजा कहते हैं या फ्यूनिकल कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो अंडाशय को, ओवरी को, बीजांड को ओवरी से जोड़ेगा उसे क्या कहेंगे? ओव्यूल टू ओवरी को जोड़ने वाला प्लासेंटा कहा जाता है उसको। तो इसका आंसर बी है, इसको ध्यान रखेंगे। टेपिटम, अगला क्वेश्चन है, टेपिटम की कोशिकाओं में पाई जाने वाली उबीश अंग निर्माण में सहायक हैं। तो ये किस किस चीज के निर्माण में सहायक होते हैं? तो टेपिटम कोशिकाओं में ओबीस बॉडीज पाई जाती हैं। ये एग्जाइन एंड पोलन किट बनाने का काम करती हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाइन और पोलन किट बनाएंगी। नेक्स्ट है, युग्मकोद्भिद के बीजाणु मात्र कोशिका के बिना अर्धसूत्री विभाजन के हुए सीधे बनने को कहते हैं। यानी कि युग्मकोद्भिद का बनना, इनका सवाल ये है कि स्पोर मदर सेल से सीधे ही क्या कह रहे हैं? बिना अर्धसूत्री विभाजन के, यानी कि विदाउट मियोसिस, यानी कि बिना अर्धसूत्री विभाजन के विकास होगा, अर्थात गैमेटोफाइट बनेगा। युग्मकोद्भिद के विकास को हम क्या कहेंगे? यानी कि स्पोर मदर सेल से गैमेटोफाइट के निर्माण को क्या कहेंगे? बिना मियोसिस के अगर हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? इस प्रकार जो स्पोर मदर सेल से डिप्लॉयड सेल होती है और इससे जो गैमेटोफाइट बनता है वो भी डिप्लॉयड होता है। इसको समझ लेंगे, इस बात को आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो स्पोर मदर सेल से या स्पोरोफाइट से सीधे गैमेटोफाइट बन जाए और वो भी बिना मियोसिस के, तो वो डिप्लॉयड होगा और ये प्रोसेस एपोस्पोरी कहलाती है। इसको हम एपोस्पोरी कहते हैं, यानी कि अपबीजाणुता इसका आंसर हो जाएगा। एपोगेमी किसे कहते हैं? एपोगेमी भी क्या है? एपोगेमी इसका उल्टा है गैमेटोफाइट से। जो गैमेटोफाइट है इसका उल्टा कर देंगे हम, यानी कि युग्मकोद्भिद, यानी कि गैमेटोफाइट में बनने चाहिए दो गैमीट, मेल और फीमेल, तो बिना, और फिर वो जुड़ेंगे, उसके बाद स्पोरोफाइट बनाएंगे, फिर उसके बाद स्पोरोफाइट का निर्माण करते हैं। तो गैमेटोफाइट में बिना युग्मक बने, यानी कि युग्मकों का फ्यूजन नहीं होगा, या विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको हम बिना फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन या बिना युग्मकों के संलयन से गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का बनना, इसको हम एपोगेमी कहते हैं। एपोगेमी से भी सवाल पूछा जाता है और एपोस्पोरी से भी पूछा जाता है। और तीसरा है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए। एपोमिक्सिस में भी, एपोमिक्सिस एक प्रकार की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा ही होता है, असंग जनन। इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह गैमीट फ्यूज नहीं होते। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसकी तरह, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह गैमीट का फ्यूजन नहीं होता, गैमीट का फ्यूजन नहीं होता। इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। जिम्नोस्पर्म, जिन्हें नग्न बीजी प्लांट भी कहते हैं, अनावृत बीजी भी कहते हैं, तो इसकी लीफ में 16 क्रोमोसोम हैं। तो उसके एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे? आप लोगों को
ध्यान होगा कि सारी कोई भी लीफ है तो उसमें लीफ क्या होती है, डिप्लॉयड होगी। लीफ सेल है तो वो क्या होती है, 2n होती है। तो अगर इसमें गुणसूत्र की संख्या और 2n है और गैमीट में, और जो गैमीट होते हैं, और अगर लीफ सेल से गैमीट बनेंगे तो वो हैप्लॉइड बनेंगे। लेकिन अगर इसी सेल से क्या बनेगा, एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म में अगर देखें हम फ्लावरिंग प्लांट्स में, एंडोस्पर्म जब बनेगा तो एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, ट्रिपल एन होता है। अगर मान लो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, लीफ सेल में 16 है और गैमीट में कितनी होगी, 8 होगी। तो एंडोस्पर्म में कितनी हो गई, 8 या 24 हो गई, 3n। तो ये तो एंजियोस्पर्म का हुआ। लेकिन एक बात ध्यान, आप बहुत ध्यान से इसको स्मरण रखेंगे कि जो जिम्नोस्पर्म हैं, अनावृत बीजी पौधे हैं, जैसे साइकस है, तो इनमें जो एंडोस्पर्म होता है वो एन होता है, अर्थात हैप्लॉइड होता है। जब इसका एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होगा तो गुणसूत्रों की संख्या लीफ सेल की कितनी हो जाएगी, अगर 2n बराबर 16 है तो n बराबर कितनी हुई, 8 हुई। तो इसलिए इसका आंसर हुआ डी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग कोश में 4 कोशिकाएं हैं, तब पराग कणों की संख्या क्या होगी। देख लीजिए, अगर पराग कोश में, देखो पराग कोश से क्या बनता है, पराग कण बनते हैं। पराग कोश में एक सेल है, वो भी मदर सेल होती है, इसको हम मदर सेल कहें। तो एक सेल, एक मदर सेल से कितनी, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, यानी कि 4 पराग कण बनेंगे एक से। तो 4 हैं तो 4 सेल हैं, तो 4 से कितने हो जाएंगे, 4 से हो जाएंगे 4 चौक 16। तो 16 पोलन ग्रेन हो जाएंगे, क्योंकि मियोसिस द्वारा एक मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गेहूं की जड़ की कोशिका में 42 गुणसूत्र हैं, तब उसकी सहायक कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे। देखिएगा, अगर जड़ की कोशिका में, जो जड़ है, अगर जड़ में 42 हैं तो सहायक कोशिका में कितने होंगे। तो जड़ की कोशिका 2n होती है, हैप्लॉइड होती है, 2n बराबर 42 हैं। और जो सहायक कोशिका होगी सिनर्जिड, वो मियोसिस द्वारा बनी है। आप लोगों को जब एम्ब्रायो सैक में अंडकोशा के साथ जो सहायक कोशिकाएं होंगी, अंडकोशा भी हैप्लॉइड होती है, n होती है, तो इसके साथ n होती हैं। तो n बराबर कितना हुआ, n बराबर 42/2 बराबर 21। तो इसका आंसर हुआ C। नेक्स्ट है, निम्न में से नर युग्मक यानी मेल गैमीट बनने से पूर्व की अवस्था है। देखिए, मेगास्पोरेंजियम, गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी से तो ये मादा भाग है, फीमेल गैमीटोफाइट का मतलब है, तो इससे भी नहीं। एम्ब्रायोसैक स्वयं फीमेल गैमीटोफाइट है, ये दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते। मेगास्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मात्र कोशा से, तो गैमीटोफाइट यानी नर युग्मक नहीं बनेंगे। तो क्या बचा फिर, माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशा से ही मेल गैमीट बनेंगे। तो इसका आंसर हुआ डी। नवासिन द्वारा, अगला क्वेश्चन है, नवासिन द्वारा द्विनिषेचन किस में देखा गया। तो इन्होंने मैंगो या शुगर केन में, पपाया में, पी में, ब्रेसिका, कैंडीटफ्ट, इनमें नहीं देखा था। इन्होंने देखा था लिलियम और फ्रिटिलेरिया में। तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्ब्रायोसैक यानी भ्रूण कोश का निर्माण कहलाता है। तो भ्रूण कोश का, देखिए ये जो पूरा हमने चैप्टर पूरा आपको थ्योरी कराई थी, अब इसके क्वेश्चन करा रहे हैं। ये 3 पार्ट में आप लोगों को 2 पार्ट पहले करा दिए गए हैं, तीसरा पार्ट है। तो अगर आप एम्ब्रायोलॉजी को पूरा पढ़ लेंगे, भ्रूण विज्ञान को और प्लांट रिप्रोडक्शन को, तो इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों की मदद करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में, और एक भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। आप डेफिनेटली सही कर देंगे अगर आप ठीक से इन सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं
और ये जो सीरीज मैंने आप लोगों को कराई है, इसी से रिलेटेड आपने ठीक से अगर इसको पढ़ लिया तो डेफिनेटली एम्ब्रायोलॉजी में से जो भी सवाल आएंगे आप छोड़ेंगे नहीं, डेफिनेटली उसको आप सही करेंगे। तो देखिए, भ्रूण कोश का निर्माण कहलाता है एम्ब्रायोसैक। एम्ब्रायोसैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि एम्ब्रायोसैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन कहलाता है, गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है, लघु युग्मक जनन माइक्रोगैमेटोजेनेसिस या गुरु युग्मक जनन मेगागैमेटोजेनेसिस कहलाता है। तो पहले तो हम चारों को समझ लें। लघु बीजाणु जनन क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से अगर माइक्रोस्पोर बनते हैं मियोसिस द्वारा, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं या पोलन ग्रेन भी कह देते हैं, मियोसिस द्वारा ही बनेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ऐसे ही मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का निर्माण मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, और ये दोनों हो गए, दोनों पॉइंट एक में ही कर समझ लीजिएगा, दोबारा मैं लिखना नहीं चाह रहा हूं इसको। और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, अब जो माइक्रोस्पोर बने हैं इनका डेवलपमेंट, ये मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। इसको हम माइक्रोगैमेटोजेनेसिस या लघु युग्मक जनन कहते हैं, माइक्रोस्पोर का ही। ऐसे ही जब मेगास्पोर, चलिए लिख ही देते हैं, मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे? मेगास्पोर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, मियोसिस इसमें भी होगा, 3 नष्ट हो जाएंगे, एक ही फंक्शनल रहता है, इसीलिए एक बीजाणुज कहा जाता है, मोनोस्पोरिक इसको। तो मेगास्पोर का डेवलपमेंट क्या बनाएगा? एम्ब्रायोसैक, एम्ब्रायोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट इसी को कहते हैं, या फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार ये एम्ब्रायोसैक या मेगास्पोर से एम्ब्रायोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट का जो निर्माण होता है उसको गुरु युग्मक जनन या मेगागैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो सवाल क्या हुआ? भ्रूण कोश का निर्माण कहलाता है। तो क्या हुआ? लघु बीजाणु जनन नहीं है, गुरु बीजाणु जनन नहीं है, लघु युग्मक जनन नहीं है, तो क्या हुआ? डी, गुरु युग्मक जनन। नेक्स्ट, युवा पराग कोश एंथर, यंग एंथर में कोशिकाओं की 4 पंक्तियां जो अंततः पराग कण बनाती हैं कहलाती हैं एंथ्रीडियम या पुंदानी, बीजाणुजन कोशाएं या आर्किस्पोरियल सेल या टेपिटम या चल बीजाणुधानी। देखिए, आप लोगों ने जब इसका निर्माण पढ़ा है, पराग कोश का निर्माण, तो युवा पराग कोश की ये सबसे पहले ये जो पार्ट है ये बताया जाता है। युवा पराग कोश इस प्रकार से बनाते हैं। तो इसकी जो चारों कोशिकाएं होती हैं, चारों कोनों की, तो इनको हम क्या कहते हैं? जो हाइपोडर्मल सेल अलग बिहेव करने लगती हैं, आपको ध्यान होगा, आर्किस्पोरियल सेल कहलाते हैं, आर्किस्पोरियल सेल्स, यानी कि बीजाणु जनन या प्रप्सु कोशाएं। ध्यान होगा आपको, तो यही प्रप्सु कोशाएं हैं और यही बीजाणुजन कोशाएं हैं। तो इसका आंसर हुआ बी। नेक्स्ट है आज का ये लास्ट क्वेश्चन, और एम्ब्रायोलॉजी से संबंधित सारे सवाल हो गए हैं। इन्हीं 62 सवालों को आपने ठीक से पढ़ लिया तो एम्ब्रायोलॉजी में से कुछ बचेगा नहीं। आप डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देखेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। लास्ट क्वेश्चन है, सीरियल ग्रेन्स जो होते हैं, जो अनाज वाले कण हैं, अनाज के कण, उनमें जो प्रोटीन स्टोर करने वाली जो एंडोस्पर्म की परत है, तो उसमें क्या पाया जाता है? माइक्रोबॉडीज हैं, राइबोसोम्स हैं, स्टार्च ग्रेन्स हैं या एल्यूरोन ग्रेन्स हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें स्टार्च ग्रेन्स नहीं होंगे अनाज में, एल्यूरोन ग्रेन्स होंगे सीरियल ग्रेन में। जो एंडोस्पर्म की परत है उसमें क्या होगा? एल्यूरोन कण होते हैं। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।
थैंक यू।